हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार बातचीत मत करिए। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, है ना, पढ़ा था ना। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो अलग अलग। तो इसमें इसके बाद फिर क्या पढ़ा था, साधकों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो अलैंगिक जनन के लिए जो है एक ही जनक की आवश्यकता होती है, और लैंगिक जनन में जो है वो दो जीव भाग लेते हैं, या दो जनक होते हैं जिनको पेरेंट्स कहा जाता है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो मनुष्य हों। तो आज हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे क्या कि जंतुओं में लैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो आपको पता है कि तो यहाँ पर जो है अगर हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है उसके लिए नर भी चाहिए और एक मादा, दो पेरेंट चाहिए हैं आपको। इनका नर का और मादा का जो है युग्मक लिया जाता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, और आपस में इनका जो है निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद एक बनता है युग्मनज। और युग्मनज जब वो डेवलप होता है तो वो एक विकसित जीव के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से लैंगिक जनन मानव में आज हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो मानव में लैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो इसमें एक नर चाहिए है और एक मादा चाहिए है, यानी कि एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। तो जब बच्चा होता है पैदा तो उसमें आप देखते होंगे कि सबसे पहले वो छोटा रहता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके वो बढ़ता है, और इसमें इसी तरह लड़कियों में भी छोटी सी बच्ची रहती है, फिर उसका धीरे धीरे करके वो बढ़ती है और एक लड़की जो है वो बनती है। तो अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या आप देख रहे हैं लंबाई भी बढ़ती जा रही है, और क्या बढ़ रहा है, भार भी बढ़ रहा है। पहले कम भार था, अब अधिक भार हो रहा है धीरे धीरे करके। तो लंबाई और भार जो है वो उम्र बढ़ने के साथ जो है वो बढ़ते जाते हैं। अब अगर लैंगिक जनन करना है तो लैंगिक परिपक्व होना जरूरी है। तो 10 वर्ष से 14 वर्ष की आयु जो कि आपकी किशोरावस्था की आयु होती है, तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण जो है वो डेवलप होने लगते हैं जो कि आपके लैंगिक परिपक्वता के लिए जो है आवश्यक है। धीरे धीरे करके जो है उसमें ताकि जो है पता चले कि हाँ लैंगिक परिपक्व हो रहे हैं। इसके लिए शारीरिक स्वभाव में बदलता है, जननांग और लैंगिक जनन के लिए सहायक विभिन्न ऊतक जो है वो विकसित होते हैं। इसके अलावा जो है कई ऐसी चीज, फिर हाथ और पैर पर जो है आप देखते होंगे कि महीन से रोए जो थे, जो कि बहुत मुलायम थे, अब धीरे धीरे करके थोड़ा सा बढ़ने लगते हैं। कांख और जांघ के मध्य जननांग क्षेत्र में बालगुच्छ मतलब बाल आने लगते हैं। त्वचा का अक्सर तैलीय होती है, और उस पर मुहासे पिंपल्स भी जो है आपकी किशोरावस्था में ही आते हैं, जो कि एक सामान्य लक्षण है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सभी में ये होते हैं, ठीक है। तो और कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि अचानक से ऐसा क्यों होने लगा, और इस चीज़ को शेयर भी नहीं कर पाते, मगर ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो सबके साथ में होती हैं। तो इसके लिए वो ऐसा क्यों होता है, ताकि जो है वो आगे हम जो है लैंगिक रूप से परिपक्व हो सके। तो लड़कों में भी कुछ और चेंजेस आते हैं, जैसे चेहरे पर धीरे धीरे करके दाढ़ी मूंछ जो है आना आरंभ हो जाती है, उनकी आवाज़ बदल जाती है, उनकी आवाज़ फटने लगती है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो दिवा स्वप्न अथवा नींद में शिष्ट भी वर्धित हो जाता है। और इसके बाद जो है लड़कियों की बात करें तो धीरे धीरे स्तन का आकार जो है वो बढ़ने लगता है, और जो अग्रभाग रहता है उसकी त्वचा का रंग भी गहरा हो जाता है, और आपको जो मासिक धर्म जो होता है उसकी शुरुआत भी जो है इसी 10 से 14 वर्ष के बीच में होती है। तो वो लैंगिक परिपक्वता जो है वो अलग अलग होती है, और समय के साथ जो है धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जाती है, और एक ही समय में नहीं होती, कि ऐसा नहीं कि एक ही एज में हो, धीरे धीरे करके उसके लिए कई वर्ष में जो है ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बचपन से लेकर के किशोरावस्था के बाद जो है शारीरिक वृद्धि होती है, और फिर इसके बाद किशोरावस्था के बाद जो है वो धीरे धीरे लैंगिक जो है आपके जनन के लिए जो है जो भाग हैं वो डेवलप होने लगते हैं। अब यहाँ पर देखो आगे बताया जाएगा किशोरावस्था में ये चेंजेस जो है आपके शरीर में आना चालू हो जाते हैं, और तभी जो है उसके बाद जैसे किशोरावस्था खत्म होती है तो यौवनारंभ लिखा हुआ है, यानी कि यौवनावस्था आती है, और तब उसके बाद जो है वो जनन के योग्य हो जाते हैं नर और मादा। अब यहाँ पर अगर मानव में जनन तंत्र की बात करें तो इस तरीके से इसका जनन तंत्र होता है। इसमें आप यानी सेमिनल वेसिकल,
शुक्राणुवाहिनी यानी वासा डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड, मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा तथा शीश्न यानी पीनस होते हैं। प्रत्येक वृषण नर जनन कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म उत्पन्न करता है। चूंकि शुक्राणु की उत्पत्ति के लिए शरीर के ताप से कम ताप आवश्यक होता है, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश यानी स्क्रोटम में स्थित होते हैं। एक शुक्राणु सूक्ष्म संरचना होती है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जिसकी सहायता से वह मादा जनन कोशिका तक तैरते हुए जा सकता है। वृषणों द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न किया जाता है जो शुक्राणु के उत्पादन का नियंत्रण करता है, साथ ही साथ लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। शुक्राणुओं का परिवहन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से आने वाले स्राव शुक्राणुओं के वहन के लिए तरल माध्यम उपलब्ध करते हैं तथा वे उनका पोषण भी करते हैं। शीश्न इस स्राव को मादा के जनन अंग में पहुंचाता है। अब चलिए मानव के मादा जनन तंत्र को समझिए। मानव के मादा जनन तंत्र अंडाशय यानी ओवरीज, अंडवाहिका यानी ओविडा जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, गर्भाशय यानी यूटेरस तथा योनि यानी वजाइना से मिलकर बनता है। मादा जनन कोशिका यानी फीमेल जर्म सेल जिसे अंड कोशिका कहते हैं का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में विभिन्न हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन भी उत्पादित होते हैं। लड़की के जन्म से ही अंडाशय में कई अपरिपक्व अंड यानी इमैच्योर एग्स होते हैं। यौवन आरंभ में ये परिपक्व होने लगते हैं। प्रत्येक माह 2 में से 1 अंडाशय द्वारा एक अंड परिपक्व किया जाता है। अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब द्वारा इसे एक लचीली थैली के जैसे संरचना में ले जाया जाता है जिसे गर्भाशय यानी यूटेरस कहते हैं। बेलन के आकार जैसी ग्रीवा यानी सर्विक्स से गर्भाशय और योनि यानी वजाइना को जोड़ा जाता है। मानव नर और मानव मादा के मैथुन के समय नर के शरीर से शुक्राणुओं का योनि में परिवहन होता है। शुक्राणु ऊपर की ओर जाते हुए अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। अंडवाहिका में शुक्राणु और अंडकोशिका का संलयन यानी फ्यूजन हो सकता है। इसे हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे निषेचित अंड यानी युग्मनज यानी जाइगोट उत्पन्न होता है। युग्मनज का अनेक बार विभाजन होकर 4-5 दिनों में कोरकपुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट एक गेंद जैसी संरचना बनती है। इसे हम भ्रूण यानी एम्ब्रियो कहते हैं। इसके बाद गर्भाशय में भ्रूण की स्थापना होती है जहां वह विकसित होता है। इसके लिए गर्भाशय की भित्ति में एक तश्तरी के जैसी संरचना विकसित होती है जिसे हम अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा भ्रूण से नाभि रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जोड़ी जाती है। नाभि रज्जु की सहायता से प्लासेंटा भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति करता है। इसी तरह भ्रूण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्सर्जित अविशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। गर्भावस्था के पश्चात लगभग 9 महीने में गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तथा प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय की पेशियों का लयबद्ध संकुचन होता है जिससे शिशु का जन्म होता है। तो अब आप मानव के लैंगिक जनन की क्रिया समझ गए होंगे। तो आज हमने सीखा जंतुओं में लैंगिक जनन जो है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्या कि